क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी कॉल्स एंड एरियर्स कॉल्स एंड एडवांसेस को रिवाइज नहीं कर रहे, अपन सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। मोहन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 15 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट 1 जून को हुआ है 30 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 1 नवंबर को हुआ है 30, फाइनल कॉल 1 मार्च को हुआ है 20। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 30,000 shares paid the whole of the amount due along with allotment. You are required to prepare the journal entries for the above mentioned transactions. Assuming all sums due were received, interest was paid to the shareholder concerned on 1st March 2018. तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा अपना, क्योंकि ये कॉल्स इन एडवांस वाला क्वेश्चन है, बराबर ना। तो सिर्फ वे जर्नल एंट्रीज नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वर्किंग जो है वो हमारी कैसी होनी चाहिए। कितने का शेयर था? 100 का 100 में दिया है, बराबर ना। तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। हमारा 100 का शेयर 100 में गया हुआ है। इसको 4 लेवल्स पे पैसा आने वाला है। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 30 और फाइनल कॉल पे 20 रुपीज़, बराबर। एक शेयर होल्डर जिसके पास 30,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के लेवल पे ही पूरा पैसा दे दिया, बराबर ना। मतलब ये जो अलॉटमेंट वाला लेवल है, इस पे आपको कितने शेयर्स थे टोटल? 15 लाख। तो यहाँ पे आपको 15 लाख शेयर्स का पूरा पैसा आया ना, और 30,000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल आया है और फाइनल कॉल आया है, बराबर ना, आया ना। मतलब फर्स्ट कॉल के लेवल पे आपको 14,70,000 शेयर्स का पैसा आया खाली, और फाइनल कॉल पे भी आपको 14,70,000 शेयर्स का पैसा आया खाली, आया ना। ओके, तो अभी एप्लीकेशन के लेवल पे हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15 lakhs into 20, दैट कम्स आउट टू बी 3 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और वही हम ट्रांसफ़र कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। उसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री 15 लाख शेयर से ही होगी इंटू 30, दैट कम्स आउट टू बी 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़। ये एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन बैंक में जो आपको पैसा आया है वो 15 लाख से, मतलब 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़ तो आए हैं, प्लस 30,000 के आपको 50 रुपये भी आए हुए, आया ना। तो 30,000 इंटू 50, 15 लाख रुपीज़, तो टोटल आपको आया 4 करोड़ 65 लाख रुपीज़। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 4 करोड़ 65 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़ टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 15 लाख रुपीज़, बराबर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। उसके बाद जो फर्स्ट कॉल है, ठीक है, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पूरे 15 लाख शेयर से होगी। तो इसमें एंट्री हो जाएगी 15 लाख इंटू 30, मतलब 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़ से। इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 करोड़ 50 लाख, ठीक है। जब बैंक में पैसा आएगा तो सिर्फ 14,70,000 शेयर्स का पैसा आएगा। तो 14,70,000 इंटू 30 हम करेंगे तो 4 करोड़ 41 लाख रुपीज़ आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4 करोड़ 41 लाख रुपीज़। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना होगा? 30,000 इंटू 30, 9 लाख रुपीज़, बराबर। पूरा खत्म नहीं करना है ना, 2 लेवल पे खत्म होगा। यहाँ पे 9 लाख खत्म होगा और ऊपर का 6 लाख से यहाँ पे खत्म होगा, बराबर ना। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4 करोड़ 41 लाख रुपीज़, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 करोड़ 45 लाख, 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। उसके बाद फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री वापस 20 रुपये से होगी पूरे 15 लाख शेयर्स की, तो 3 करोड़ रुपये होता है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 करोड़ रुपीज़, बराबर। उसके बाद जब पैसा आएगा तो 14,70,000 इंटू 20 के हिसाब से पैसा आएगा 2 करोड़ 94 लाख रुपीज़, बराबर ना।
तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 करोड़ 94 लाख रुपीस, कॉल सेंटर एडवांस अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीस, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3 करोड़ रुपीस। बराबर, यहाँ तक एंट्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आया हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में हम वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो उसने क्या बोला है कि जो 30,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिया और फाइनल कॉल का भी पैसा दिया, बराबर ना, है ना। मतलब इस अलॉटमेंट के लेवल पे मुझे 15 लाख प्लस 30,000 शेयर्स इसका पैसा आया। 15 लाख का तो अलॉटमेंट का ही था, बराबर। ये 30,000 हमारा कॉल्स इन एडवांस है, बराबर ना। 30,000 शेयर्स का कॉल्स इन एडवांस है। अभी ये 30,000 का फर्स्ट कॉल का 30 रुपया और सेकंड कॉल का मतलब फाइनल कॉल का 20 रुपया, बराबर ना। ये कब आया पैसा? 1 जून 2017 को, बराबर। उसमें फर्स्ट कॉल का ये जो 30 रुपया है ये कब ड्यू हुआ? 1 नवंबर 2017 को, बराबर ना। मतलब कॉल्स इन एडवांस 9 lakhs और 6 lakhs है। 9 lakhs इज फॉर फर्स्ट कॉल एंड 6 lakhs इज फॉर फाइनल कॉल, बराबर। इस 9 लाख रुपीस पे फर्स्ट कॉल का जो इंटरेस्ट आएगा वो 1 जून 2017 से लेके 1 नवंबर 2017 तक का ही आएगा। मतलब 1 जून मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 मंथ्स का। इस पे इंटरेस्ट जो है वो 5 मंथ्स का यहाँ पे 9 लाख पे आएगा। और 1 मार्च 2018 मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 9 मंथ्स का, बराबर। इस पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और कौन से रेट पे? @12%, हाँ या ना? हाँ। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो ड्यू करना पड़ेगा इंटरेस्ट हमको एंट्री में। तो एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, हमको शेयर होल्डर को देना है, बराबर ना। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। उसमें 9 लाख पे 12% इंटू 5/12 45,000 और फिर 6 lakhs पे 12% इंटू 9/12 54,000, टोटल 99,000 ये ड्यू करेंगे, बराबर। आपने एंट्री बराबर की है, कोई दिक्कत नहीं। 99,000 का अमाउंट मैंने इंटरेस्ट का देखा था वहाँ पे। लेकिन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में हमको इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल इसका सेपरेट कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो 9 lakhs कैसे आए हमारे पास? 30,000 इंटू 30 करके, बराबर ना। तो 30,000 इंटू 30 ये हो गया टोटल फर्स्ट कॉल का पैसा, बराबर ना। इस पे 12% ये 5/12 के हिसाब से कितना आता है? ये 45,000 रुपीज़, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन सेकेंड हाँ फाइनल सॉरी इंटरेस्ट ऑन फाइनल कॉल 30,000 शेयर्स इंटू 20 ये 12% पे 9 मंथ्स के लिए कितना आया? 54,000 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट 99,000 रुपीज़। ओके, ये वर्किंग नोट बनाएंगे। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 99,000 टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। और उन्होंने बोला 1 मार्च को उन्होंने ये इंटरेस्ट भी पे कर दिया, तो फिर 1 मार्च को ही एंट्री हो जाएगी क्या? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 99,000 रुपीज़। ओके, ये पूरा सिचुएशन होगा सॉल्व करने का। इसमें डेट में कंफ्यूजन कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन का डेट पे लिखा है। हाँ, तो हम मानेंगे कि जिस दिन अप्लाई किया उसी दिन अलॉट कर दिया। 1 जून 2017 का ही एंट्री लिखेंगे। एप्लीकेशन पे भी 1 जून 17, अलॉटमेंट पे भी 1 जून 17, फर्स्ट कॉल 1 नवंबर 17, फाइनल कॉल का 1 मार्च 18 दिया ना उसके आगे डेट। हाँ, बट वो ड्यू किया ना तब, तो वो लास्ट हो गया 1 मार्च 18। देखो, जब भी ऐसा अलग अलग अपने को कब ड्यू किया है, कब रिसीव हुआ, ये नहीं दिया है ना, तो जो डेट गिवन है वो डेट पे सारे ट्रांजैक्शन, उस लेवल के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे।
फिर 1 मार्च पे फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट रिसीव, सारे ये जो 4 ट्रांजैक्शन है ये 1 मार्च को हो जाएंगे लास्ट में। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की वर्किंग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि पीयू लिमिटेड इशूड at par 2 lakh equity shares of rupees 10 each, payable 2.50 on application, 3 on allotment and 2 on first call and balance on the final call। मतलब बैलेंस में कितना बचता है? 2.5, 5.5, 7.5, 2.5 रुपये, 2.5 ही बचता है। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, सारे शेयर्स को पूरा सब्सक्राइब किया गया है। मिस्टर पाल हु हेल्ड 20,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, मतलब फर्स्ट कॉल पे उन्होंने फाइनल कॉल का ही पैसा दे दिया। The final call which was made after 3 months from first call was fully paid except a shareholder having 2,000 shares who paid his amount due after 2 months along with interest on calls in arrears. Company also paid interest on calls in advance to Mr. Pal। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्या करने को बोला है आपको? जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए बोले। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 लाख शेयर सब्सक्राइब किए हुए है ना। फर्स्ट कॉल द फाइनल कॉल विच वाज मेड आफ्टर 3 मंथ्स ऑन फर्स्ट कॉल। ओके, ठीक है। तो इसकी वर्किंग हमारी जो होगी वो फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस 100 इज इक्वल टू 100, 10 है क्या? 10 इज इक्वल टू 10, एप्लीकेशन पे 2.5, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2.5। ठीक है, फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या हुआ है, आपको कितने शेयर से? 2 लाख शेयर से, बराबर ना। तो 2 लाख शेयर्स का आपको पैसा मिल गया 2 रुपया, है ना। हाँ, और मिस्टर पाल जिसके पास कितने शेयर्स थे? 20,000, 20 इसके साथ प्लस 20,000 शेयर्स का आपको फाइनल कॉल का भी पैसा मिल गया, बराबर है ना। हाँ, फाइनल कॉल पे आपको 2 लाख में से ये 20,000 तो चले गए, 80,000 शेयर्स बचे। 80,000 शेयर्स में भी एक बंदा है जिसके पास 2,000 शेयर्स है, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब आपको फाइनल कॉल पे 78,000 शेयर्स का पैसा आया। 1,78,000 तो हाँ, 1,78,000, 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया। ये होता है 1,80,000 और 20,000 शेयर्स का पैसा तो आपको इसी लेवल पे अलॉट फर्स्ट कॉल के लेवल पे ही मिल चुका है। ठीक है, तो एंट्री अगर हम डिस्कस करेंगे तो एप्लीकेशन के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अलॉटमेंट के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 लाख इंटू 2.5 और 2 लाख इंटू 3 के हिसाब से एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर। फिर फर्स्ट कॉल के लेवल पे ड्यू के एंट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपीज़ के हिसाब से ये एंट्री होनी चाहिए। लेकिन जब पैसा आया आपके पास तो आपके पास 4 लाख से ज़्यादा पैसा आया, 4 लाख प्लस मतलब 4 लाख और 20,000 का 2.5 ऐसा 50, ऐसा टोटल 4,50,000 आया आपके पास। तो आपकी एंट्री फर्स्ट कॉल की रिसीट की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 बराबर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख और 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 50,000। समझ रहे हैं, ये एंट्री हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला गया फाइनल कॉल के लेवल पे, फाइनल कॉल के लेवल पे ड्यू एंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ड्यू तो आपको पूरे 2 लाख से ही करना है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 2.5 5 लाख होता है, बराबर 5 लाख से ड्यू करोगे। लेकिन जब बैंक में पैसा आया आपको
तो सिर्फ 1,78,000 का पैसा आया, बराबर। तो मतलब यहाँ पे आपको रिसीट की एंट्री कौन से लेवल की, फाइनल कॉल के लेवल की, फाइनल कॉल के लेवल की रिसीट की एंट्री बैंक में आएगा 1,78,000 इंटू 2.5, ठीक है। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस में जाएगा 20,000 इंटू 2.5, कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा 2,000 इंटू 2.5 और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बराबर। तो ये एंट्री होती है 1,78,000 इंटू 2.5, दैट कम्स आउट टू बी 4,45,000। कॉल्स इन एरियर्स में, कॉल्स इन एडवांस का पूरा 50,000, यहाँ पे 2,000 इंटू 2.5 5,000 और ये हो जाएगा आपका 5 lakhs इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। क्या ये एंट्री सही की है? पक्का, वेरी गुड। अभी बात आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे अपन, वो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितना आएगा वो? तो 50,000 पे 12% इंटू, क्वेश्चन में उन्होंने क्लियर कट बोला है यहाँ पे कि द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद फाइनल कॉल किया और अपने को फर्स्ट कॉल पे ही 20,000 शेयर का फाइनल कॉल का पैसा आया है, तो 3 months पहले दे दिया उसने, तो हमको उसको 3 months का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटू 3/12, तो ये आता है 50,000 इंटू 12% इंटू 3/12, ये आता है 1,500 रुपीज़, ठीक है। टू शेयर होल्डर अकाउंट 1,500 रुपीज़, और इसको दे दो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,500। फिर कॉल्स इन एरियर्स पे अपन ड्यू एंट्री करेंगे। कॉल्स इन, ये हो गया कॉल्स इन एडवांस का। फिर कॉल्स इन एरियर्स का हम ड्यू एंट्री करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, बराबर। अभी यहाँ पे 5,000 इंटू 10% इंटू 2/12 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कट बोल दिया गया है कि 2,000 शेयर्स हु पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 months अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट अपने को इसके ऊपर चार्ज करने का है। कितने महीने का? 2 महीने का। तो फिर ये एंट्री ये हो जाएगा 5,000 इंटू 10% इंटू 2/12, 83.33 है, तो अपन राउंड ऑफ करके 83 रुपीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और जब ये पैसा देगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 5,083 टू शेयर होल्डर अकाउंट 83 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 5,000। कोई दिक्कत है? ऐसे ही किया, पक्का, श्योर, वेरी गुड। अगर आप खुद से कर पाए और पूरा खुद से किया, बिल्कुल भी कोई दूसरी हेल्प नहीं ली, कुछ नहीं, क्योंकि स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है ये, तो क्रॉस चेक भी नहीं किया स्टडी मटेरियल में। हाँ, मैं बस ट्राई कर रही थी। बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से समझा है आपको कंसेप्ट। अगर समझ में आए तो मैं वही बोला कि अगर कंसेप्ट फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स भी आया तो 59 मिला है, कहाँ गलती है वो तो जाने के बाद पता। बस एक फ्रेंड ने करेक्ट किया, फिर पता चला। तो I asked about that period adjustment, वो सही है। सही है? हाँ। कैसे सही है? बस मेरा अकेले का सही है, बाकी सबका रॉन्ग है। पीरियड एडजस्टमेंट कैसे आएगा? करंट ईयर का उन्होंने क्लियर कट वहाँ पे बोला हुआ है, करंट ईयर के प्रॉफिट या लॉस को कैसे तुम ये करोगे। सही नहीं आना चाहिए। I got 9.5 in that question. ओके, और बाकी क्वेश्चंस मतलब पेपर जाने के बाद पता चलेगा? 24th को पता चलेगा मुझे। पेपर आएगा हाथ में, हाँ। तो उसमें अपने को ये देखते हैं कि कहाँ गलत हुआ। हाँ। तो अभी इस वाले पेपर में आपको इशू ऑफ शेयर्स का भी क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से जमना चाहिए। पेपर लाया है अभी?
ये जो क्वेश्चन नंबर 3 भी है, फोर फीचर एंड रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, ये आपको आज का लेक्चर होने के बाद ये 8 नंबर का क्वेश्चन जमेगा। और किधर तो इशू ऑफ शेयर्स का फुल्ली क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5A ये वाला क्वेश्चन कल के लेक्चर के बाद समझेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन अपने नोट्स में भी है, सिर्फ थोड़ा फॉर्मेटिंग अलग है, लेकिन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसका एक वर्किंग टेबल बनता है अलग से, उसके बाद अपने को इसको सॉल्व करता आएगा। तो ये कल के लेक्चर में होने वाला है। पूरा कंसेप्ट आज की के दिन मतलब नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं इसको जितने जल्दी हो सके ख़त्म करें। मैंने इसीलिए घर पे ट्राई किया और वो कंप्लीट ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा है। और एंट्रीज क्या होते हैं, सारे रिपीट हाँ, एंट्रीज same होते हैं। entry। सिर्फ वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन से टाइम पे अमाउंट कैलकुलेशन अपने सही आने चाहिए, बस वही नहीं जमता है स्टूडेंट्स को, उसके वजह से टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है। समझ रहे हो क्या? तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट हमारे फोर फीचर ऑफ शेयर्स के इसमें। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी सही से ही किया होगा, मैं अभी उसको क्रॉस चेक नहीं करा रहा। कंपनी डिफरेंट लेवल पे पैसा मंगाती है जिसको हम कॉल्स बोलते हैं, ठीक है। और हर एक कॉल के लिए ड्यू डेट होती है कि इतने ड्यू डेट तक आपका पैसा आना चाहिए। अगर मान लो मैक्सिमम लोग, तो सभी लोग पे कर रहे हैं, कोई अगर ड्यू डेट तक पैसा पे नहीं करता तो हम बोलते हैं ये हमारा कॉल्स इन एरियर्स है, वो पैसा हम कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर करते हैं। बराबर है ना? कॉल्स इन एरियर जिसको कहते हैं। तो जो कॉल्स इन एरियर्स वाले होते हैं ना, कंपनी उनको फिर कॉन्टैक्ट करती है कि हम आपको और 10 डेज़ का 15 डेज़ का टाइम दे रहे हैं, आपका इतना इतना पैसा बाकी है, आप वो कॉल का पैसा पे कर दीजिए, नहीं तो आपका शेयर फोरफीट किया जाएगा, आपके शेयर्स फोरफीट किए जाएंगे। तो फोरफीट करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है वो शेयर्स को कैंसिल कर देती है। कंपनी जो है वो शेयर्स को क्या करती है? कैंसिल कर देती है। तो कैंसिल अगर कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा शेयर होल्डर ने अभी तक दिया हुआ था उस कॉल को छोड़ के, उसके पहले जितना भी पैसा उसने कंपनी को दिया होता, कंपनी को वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा उसको, हाँ या ना? क्योंकि शेयर कैंसिल किया है, हाँ या ना? बराबर। कंपनी नहीं करती, कंपनी नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये शेयर होल्डर की गलती की वजह से, और उसको टाइम टू टाइम रिमाइंड करा के देने के बाद भी उसने वो पैसा नहीं दिया, तो कंपनी का ये प्रोसीजर होता है। कंपनी पहले नोटिस देती है कि आपका शेयर फोरफिट किया जाएगा, आप प्लीज़ हम आपको और एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दे रहे हो, वहाँ तक पैसा आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो उसके शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं। उसके शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं मतलब उसका जो शेयर कैपिटल का बैलेंस है अपने को वो ज़ीरो करना है, ठीक है। और उसके पास से हमको जितना भी पैसा आया है वो हम उसको वापस नहीं करेंगे, वो हम उसको वापस नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेन बेसिक उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अभी हम उसको अकाउंटिंग के तरीके से उसको क्या ट्रीट करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमको है ना एक नेट इफेक्ट निकालना होगा उन पर्टिकुलर शेयर्स के रिलेटेड, कि उससे कितना कितना पैसा आया है, बराबर, उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, बराबर ना। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के तरीके से इसको समझते हैं। मैं कुछ क्लास में जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ एग्जांपल्स कराता था, वैसे इशू ऑफ शेयर्स के भी क्वेश्चंस कराता था। तो एग्जांपल ले लो, हेडिंग दे दो फोर फीचर ऑफ शेयर्स, हेडिंग दे दो फोर फीचर ऑफ शेयर्स, और उसमें एक और हेडिंग दे दो फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, ठीक है।
एग्जाम्पल लिख लो इसमें। ए लिमिटेड issued shares of face value ₹100 each at par. Full stop. Application money 30, allotment money 30 और final call 40. A shareholder holding 500 shares failed to pay call money and his shares were forfeited. ठीक है, दैट्स इट। कितने शेयर्स इशू किए थे, कितने शेयर सब्सक्राइब किए, कितने एप्लीकेशंस आए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। हम पूरा क्वेश्चन ये सिर्फ 500 शेयर्स के रिलेटेड ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसने हमको एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया। हाँ, अभी देखो यहाँ पे मैं जो वर्किंग की बात करता हूँ, ये जब अपने को पूरा ऐसा फुल फ्लेश क्वेश्चन आता है उस टाइम पे हमको ये बहुत काम आता है, ठीक है। तो वर्किंग हमारी वही रहेगी जो अभी तक होनी चाहिए, जैसे हम करते हैं, सिर्फ उसमें कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से क्या होता है, चेंजेस होता है। तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, इसको 3 ही लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 30 और फाइनल कॉल पे 40, ठीक है। हमको 500 शेयर्स के रिलेटेड ही बात करनी है, ठीक है। उन 500 शेयर्स में से क्या उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया? हाँ। क्या उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया? हाँ। क्या उसने फाइनल कॉल का पैसा दिया? नहीं। क्या ये शेयर्स फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, मतलब ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू के ऊपर था? हाँ या ना? हाँ। ओके, अभी हमको इन 500 शेयर्स के रिलेटेड पूरा एप्लीकेशन का भी एंट्री करना है, अलॉटमेंट का भी एंट्री करना है और फाइनल कॉल का भी एंट्री करना है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर फीचर का एंट्री, बराबर ना। क्वेश्चन आया तो एप्लीकेशन ड्यू करो, पैसा आया ट्रांसफर करो, अलॉटमेंट ड्यू करो, रिसीट करो, फाइनल कॉल ड्यू करो, रिसीट करो। रिसीट में अगर नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा भी ये 500 शेयर्स के रिलेटेड ये तो पूरा कॉल्स इन एरियर्स में चला जाएगा। उसके बाद फोर फीचर का कंसेप्ट आता है, क्योंकि फोर फीचर कब होता है, जब पैसा नहीं आता वो कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर होता है। कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर होने के बाद हम उनको और टाइम बोलते हैं, नहीं आया तो फिर हम उसको फोरफिट करते हैं। तो जब जो लेवल पे फोरफिट हुआ है वो लेवल तक तो अपने को एंट्रीज करनी है, आया ना। हाँ, तो फिर अभी एंट्रीज करना चालू कर दो। ये क्वेश्चन लिखा है, एंट्रीज करना चालू कर दो। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओ। पहले तो ये इसके ये वाला ये बनाओ, वर्किंग बनाओ। ये इसमें थोड़ा और एडिशन होगा, 3-4 लाइन उसके नीचे छोड़ो।
कैसे जाएगा? जितना ड्यू किया था वो 500 शेयर्स के किया है ना तुमने सिर्फ, तो रिसीट की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 20,000 रुपीज। हो गए 6 एंट्रीज किए, 3 लेवल के 2-2 एंट्री के हिसाब से। फर्स्ट इसमें 15,000 का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर। और इस पे भी 15,000 का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। यहाँ का ड्यू किया फाइनल कॉल का पूरा 20,000, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू। ओके, अभी हमको जब ये पूरा हम कर देते हैं, अभी 4 फीचर के पहले तक का तो पूरा ट्रांजैक्शन अपन ने रिकॉर्ड किया, अभी हमको 4 फीचर रिकॉर्ड करना है। तो 4 फीचर रिकॉर्ड करने से पहले ना हम यहाँ पे वर्किंग में ही बनाते वक्त इस तरीके से बनाते हैं कि हमको नेट इफेक्ट जानना है कि इन तीनों लेवल का नेट इफेक्ट क्या है हमारा पर शेयर। पर शेयर मतलब एक शेयर के हिसाब से करेंगे। अभी आपने पूरा 500 शेयर के हिसाब से अमाउंट्स लिखे, हम रफ में यहाँ पे वर्किंग करते समय इसका नेट इफेक्ट क्या होगा पता है? एक होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर ना? आया ना? ये नेट इफेक्ट है। अगर आप आपके जर्नल एंट्रीज देखोगे सब कट कुटा के बैंक अकाउंट डेबिट बचता है, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट बचता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल बचता है, बराबर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कौन से लेवल तक कॉल हुआ? फाइनल कॉल तक कॉल फाइनल कॉल तक हुआ। ड्यू किया ना अपन ने फाइनल कॉल, फिर नहीं आया, बराबर। मतलब हमने कॉल लास्ट तक लेके गए, बराबर। मतलब शेयर कैपिटल में ये 30 रुपये भी गया, ये 30 रुपये भी गया, और ये 40 रुपये भी गए। मतलब शेयर कैपिटल में पूरे 100 रुपीज़ गए, आया ना? हाँ। क्या मुझे एप्लीकेशन का 30 रुपये आया? क्या मुझे अलॉटमेंट का 30 रुपये आया? हाँ। क्या फाइनल कॉल का पैसा आया? नहीं। मतलब मुझे बैंक में पैसा आया 60 रुपीज़, और फाइनल कॉल जो नहीं आया है वो फाइनल कॉल है, कॉल्स एंड एरियर्स में गया 40 रुपीज़, बराबर। ये मेरा नेट इफेक्ट है पर शेयर, ये मेरा नेट इफेक्ट है पर शेयर, बराबर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला? 4 फीचर के टाइम पे हमको शेयर्स कैंसिल करने होते हैं, हमको शेयर्स कैंसिल करने होते हैं, बराबर ना? आया ना? हाँ। तो शेयर्स कैंसिल करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल में उन शेयर्स के रिलेटेड हमने जितना भी बैलेंस डाला है हमको वो रिवर्स करना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये है कि हम ये जो नेट इफेक्ट हुआ है 4 फीचर में, हम इसको रिवर्स कर देंगे। दैट्स इट, ये 4 फीचर की एंट्री। समझ में ये बात? लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, बस इतना ही नहीं। एंट्री होगी हमारी 4 फीचर की एंट्री है, 4 फीचर एंट्री। ये होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे? 500 इंटू 100 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि कैपिटल में पूरा 100 रुपया गया, बराबर ना? आया ना? टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हुआ था तो रिवर्स करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितने शेयर्स थे? 500 इंटू 40 रुपीज़ के हिसाब से। और अगर मैं यहाँ पे बैंक को ही 2 कर दूँ, मतलब मैं पेमेंट कर रहा, लेकिन क्या मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ क्या? नहीं। मतलब क्या ये मेरा प्रॉफिट हुआ क्या? हाँ, ये मेरा, मैं रिफंड ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे 60 रुपये लिया है और आपको शेयर दिए, और आपने 40 रुपये नहीं देने की वजह से मैंने आपके शेयर कैंसिल कर दिया। मैं बोल रहा हूँ मैं 60 रुपये भी नहीं दूंगा, तो ये 60 रुपये तो मेरा इनकम हुआ ना, गेन हुआ मुझे ये, बराबर ना? तो ये गेन हम ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जितना पैसा आया है वो हम नहीं देने वाले हैं, वो पैसा हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रहा? मैंने ये लिखते वक्त अपने को ये पर शेयर का हिसाब लिखना है, और एंट्री करते वक्त नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? तो मेरी 4 फीचर की एंट्री हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 20,000, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 30,000। समझ में आएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 4 फीचर का ये इसमें, ठीक है? तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट ऐसा लिख, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ये एंट्री लिख। ये पहले नेट इफेक्ट लिखो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कंपनी ने, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कितने शेयर्स, मान लो 500 शेयर्स, यही एग्जांपल लेते हैं, 500 शेयर्स क्या किए थे, इशू किए थे, बराबर, उस शेयर होल्डर को कितने शेयर्स, 500 शेयर्स, ठीक है। और बाद में जाके इन शेयर्स को फोरफिट किया गया, इन शेयर्स को क्या किया गया, फोरफिट किया गया। फोरफिट करना मतलब मैंने आपको बोला, इन शेयर्स को क्या किया गया, कैंसिल किया गया। मतलब कंपनी के पास फिर से 500 शेयर्स आ गए इशू करने के लिए, हाँ या ना, हाँ। अभी कंपनी इनको इशू नहीं करती है, कंपनी इन शेयर्स को वापस सेल कर सकती है, मतलब एक ही बात है, लेकिन उसको बोल दिया गया कि ये कंपनी क्या कर देगी, इसको सेल कर देगी, इसीलिए इसको बोला जाता है कि री इशू किया, ठीक है। अभी कंपनी ये री इशू करेगी तो फिर कितने में करेगी, कंपनी 100 रुपये में भी कर सकती है, हाँ या ना, कंपनी ज़्यादा में भी कर सकती है, हाँ या ना, लेकिन ज़्यादा में नहीं जाता, एक तो 100 का 100 में ही जाएगा, या तो फिर कंपनी कुछ कम में भी री इशू कर सकती है। मैं इशू नहीं बोल रहा हूँ, मैं री इशू बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कंपनी, मतलब कंपनी क्या करेगी, डिस्काउंट पे री इशू करेगी, ठीक है। री इशू कंपनी किस पे करेगी, डिस्काउंट पे करेगी। मतलब कंपनी कितने तक डिस्काउंट देगी, कितने तक डिस्काउंट दे सकती है, 100 रुपये का शेयर था ना, 100 रुपये का शेयर था ना, कंपनी कहाँ तक डिस्काउंट दे सकती है, 40 तक का डिस्काउंट दे सकती है, नहीं, कंपनी 60 रुपीज तक का डिस्काउंट दे सकती है। जितना कैंसिल कर दिया ना, पैसा नहीं दिया उसको, मतलब ये फोर फीचर का प्रॉफिट कितना था, 60। बैंक में 60 रुपये आया था, वो अपन ने नहीं दिया, अपन ने उसको शेयर फोर फीचर अकाउंट में डाल दिया, मतलब कंपनी ने फोर फीचर पे प्रॉफिट कितना कमाया, 60 रुपीज का। तो कंपनी यहाँ तक का डिस्काउंट दे सकती है, समझ में आ रही बात। मतलब मान लो कंपनी ने ना री इशू किया, कंपनी ने क्या किया, री इशू किया, ठीक है। कंपनी ने री इशू कितने में किया, कंपनी ने री इशू किया 500 शेयर्स को, कितने रुपीस में री इशू किया, मान लो कंपनी ने ये इशू किया, री इशू किया 70 रुपीस में, ठीक है। 60 तक का डिस्काउंट कंपनी ने कितने तक री इशू किया, 70 रुपीस में री इशू कर दिया, बराबर, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो मतलब अभी इसमें वापस एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वन टाइम पैसा आता है, बराबर। तो कंपनी के पास बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा, 70 रुपये के हिसाब से आएगा, हाँ या ना। पर शेयर की बात कर रहा मैं, बाद में अपन नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पर शेयर का हिसाब समझा तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करके अपन अमाउंट लिख सकते हैं, हाँ। तो कंपनी, बैंक में पैसा कितना आया, 70 रुपीज़, लेकिन ये पूरे मतलब 500 शेयर री इशू कर दिए ना, कितने में किए, 70 रुपीज़ में। लेकिन वो शेयर, अपन तो शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे, फेस वैल्यू हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि शेयर कैपिटल में पैसा पूरा फेस वैल्यू के हिसाब से जाएगा, हाँ या ना, हाँ। तो अपन यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे 100 रुपीज़, बराबर, हाँ या ना, हाँ। तो अभी यहाँ पे जो 30 रुपीज़ का कम डेबिट पड़ा हुआ है, वो 30 रुपीज़ हम डेबिट करेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट के नाम से। क्यों, क्योंकि हमारे पास शेयर फोर फीचर में 60 रुपीज़ का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, हमारे पास शेयर फोर फीचर में 60 रुपीज़ का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, हमने 30 रुपीज़ कम में इसको बेचा, तो वो जो 30 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है, वो जो हमारा लॉस है, हम वो लॉस उस 60 रुपीज़ के साथ सेट ऑफ कर देंगे। मतलब वो लॉस किधर पड़ा हुआ है, शेयर फोर फीचर अकाउंट में, तो सेट ऑफ करने के लिए अपने को शेयर फोर फीचर अकाउंट से उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम शेयर फोर फीचर अकाउंट में क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। मान लो री इशू किया 60 रुपीज़ में, तो बैंक में आया 60, बराबर, कैपिटल में गया 100, बराबर। तो कितना लॉस हुआ हमको, 40। क्या मैं वो 60 के लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता, हाँ। तो मैं ये 40 रुपीज़ उसके साथ सेट ऑफ कर दूंगा, बात समझ में आ रही है। मान लो कंपनी ने इसको री इशू किया 40 रुपीज़ में, ठीक है। कैप मतलब बैंक में पैसा आया 40 रुपीज़, कैपिटल में पैसा गया 100 रुपीज़, और क्या लॉस कितना हुआ, 60 का। क्या वो लॉस में फोर फीचर प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकता, हाँ। तो मैं 60 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट कर दूंगा, ठीक है। मान लो कंपनी ने इसको इशू किया 30 रुपीज़ में, ठीक है। कैपिटल में जाएगा 100 रुपीज़,
कैपिटल में जाएगा 100 रुपीज़। तो फोर फीचर में तो कितना पैसा पड़ा हुआ है 60, मतलब हम फोर फीचर के साथ 70 रुपीज़ का सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? नहीं, हम कितने का कर सकते हैं मैक्सिमम 60, मतलब 10 रुपया ये क्या हुआ, ये एक्चुअल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हुआ, बराबर। और डिस्काउंट पे शेयर इशू करना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ तक दे सकती कंपनी? 60 रुपीज़ तक ही दे सकती। बात समझ में आई? पक्का, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर मान लो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हुआ है, टॉपिक का नाम क्या है ये? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अगर मैं फोर फीचर का टॉपिक, अगर कंसेप्ट का पूरा नाम बोलूँ तो फोर फीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये पूरा कंसेप्ट का नाम है। उसमें हमने पहले फोर फीचर समझा, उसमें हमने पहले फोर फीचर समझा। अभी अगर री इशू होता है उन फॉरफिटेड शेयर्स का, तो उसमें ना दो एंट्री होती है, उसमें से एक एंट्री हमने समझ ली, ठीक है। कितने पे री इशू हुआ है उतने का बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। जितने का कम हुआ है, 100 रुपए का शेयर 100 में गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 100 रुपए का शेयर कम में गया तो वो कितना कम जा सकता? जितना मैंने शेयर फोर फीचर में पैसा डाला हुआ है पर शेयर, उतना मैं पर शेयर डिस्काउंट दे सकता, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा अलाउड ही नहीं है। तो जितना हमने डिस्काउंट दिया है वो मैं शेयर फोर फीचर के साथ सेट ऑफ करूँगा। तो मेरी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के लिए, मतलब री इशू की एंट्री होगी, बराबर। फोर फीचर की एंट्री क्या? अगर शेयर्स पार पे इशू की है, फोर फीचर की एंट्री क्या अभी हमने किया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स की एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके, कोई दिक्कत है नहीं। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के केस में मैंने आपको बोला कि हमको एंट्री कितनी करनी है? दो, उसमें से एक एंट्री हो गई री इशू की, दूसरा एंट्री होता है ट्रांसफर का एंट्री। क्या ट्रांसफर करेंगे? तो शेयर फोर फीचर अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है, अगर मैंने वो शेयर से री इशू कर दिए हैं, जब तक मैं री इशू नहीं करता तब तक शेयर फोर फीचर अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ है। अगर मैंने वो शेयर्स री इशू कर दिए, अगर मैंने वो शेयर्स री इशू कर दिए, तो फिर उसका बैलेंस उस अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी बैलेंस बचता है डिस्काउंट को सेट ऑफ करने के बाद, अगर कुछ बैलेंस बचता है, दैट बैलेंस शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट बैलेंस शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब मैंने फॉरफिट किया था तब मुझे प्रॉफिट हुआ था, और उस प्रॉफिट को मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड किया था? क्रेडिट में रिकॉर्ड किया था, बराबर। उसके अगेंस्ट मैंने डिस्काउंट को डेबिट करके सेट ऑफ किया, बराबर। अभी अगर कुछ बैलेंस बचा है उसको ट्रांसफर करने की एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसको वापस गिवन केसेस में समझते हैं। अगर मैंने 70 रुपीज़ में शेयर्स को री इशू किया है, तो मैंने शेयर फॉरफीचर के साथ कितना सेट ऑफ किया? 30। मेरे शेयर फॉरफीचर में कितना पड़ा था? 60। तो 30 सेट ऑफ किया, मतलब बचा कितना? तो मैं ये 30 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दूँगा। समझ में आ रही है? मैंने 60 रुपीज़ में अगर रीशू किया तो फिर मैंने सेट ऑफ कितना किया? 40, मतलब बचा कितना? तो फिर ये 20 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैंने 40 में इशू किया तो सेट ऑफ कितना किया? तो कुछ है क्या उसमें? नहीं, तो फिर ये ट्रांसफ़र की एंट्री भी नहीं होगी। समझ में आ रही है? पक्का, कोई दिक्कत है? अगर रीइश्यू हुआ ही नहीं तो वो कैपिटल में ट्रांसफर होता है। नहीं, री इशू हुआ ही नहीं है तो फोर फीचर था, यहाँ तक ही आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा। फोर फीचर के एंट्री पे क्वेश्चन एंड, सॉरी ऊपर वाले एंट्री में फोर फीचर अभी जो अपन ने एंट्री किया उसमें वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। री इशू का एडजस्टमेंट नहीं होगा तो फिर सिर्फ फोर फीचर तक एंट्री करनी है, ठीक है। और अगर री इशू का एडजस्टमेंट है तो फिर फोर फीचर के बाद री इशू की भी एंट्री आएगी और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की भी एंट्री आएगी। समझ में आई बात? पक्का। तो अभी हमको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में एक और एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल लो, उसमें लिखो राइट एंट्रीज फॉर अबाउ एग्जाम्पल इफ
all the shares were reissued, if all the shares were reissued at rupees 90 per share, at rupees 90 per share. तो यहाँ पे आपको फोरफीचर, रीइश्यू ऑफ फोरफीचर्ड शेयर्स और ट्रांसफरेंट, ये 3 एंट्रीज करना है. बाकी तो सेम रहने वाला है, इसलिए मैं वो रिपीट काम नहीं कराना चाह रहा. फोरफीचर की एंट्री इसलिए क्योंकि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है ये समझ में आना चाहिए. कैपिटल रिजर्व 25,000. समझ में आया कंसेप्ट? पक्का? अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देना. A Limited issued shares of face value rupees 100 each at par. Of face value rupees 100 each at par. एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20 एंड फाइनल कॉल पे 20. A shareholder holding 1000 shares, a shareholder holding 1000 shares failed to pay call money and his shares were forfeited. Failed to pay call money and his shares were forfeited. Full stop. 600 shares were reissued for rupees 90 per share. For rupees 90 per share. कॉल मनी लाइक फर्स्ट की फाइनल? दोनों. कुछ मेंशन नहीं किया है और सिर्फ बोला कि कॉल मनी नहीं आया है, तो फिर कोई भी कॉल मनी नहीं आया. कितने एंट्रीज होंगे टोटल, जल्दी बताओ पहले. 11, 8, 4 लेवल के. फोर फीचर का एक 9, रीइश्यू और ट्रांसफर के 2.
1000 लेना है सबकी। हाँ पूरे एंट्रीज 1000 शेयर्स के हिसाब से करने हैं। और ओके, तो सबसे पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20, कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20, कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 20। इसका अगर नेट इफेक्ट देखे तो बैंक में नेट इफेक्ट बनाया था क्या? हाँ नहीं बनाया। नेट इफेक्ट बनाया था क्या? हाँ, तो नेट इफेक्ट में क्या आएगा? बैंक, कॉल्स इन एरियर्स,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर। ओके, तो कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे? 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे। बैंक में कितना पैसा आया? 60। 600 क्या पर शेयर? नेट इफेक्ट पर शेयर निकालते ना अपन 60, कॉल्स इन एरियर्स में 40, इक्विटी शेयर कैपिटल 100। ये नेट इफेक्ट हमेशा हम पर शेयर ही निकालेंगे, पर शेयर ही निकालेंगे, ठीक है। तो मेरा फोर फीचर का एंट्री क्या बना? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 40,000, 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट 60,000। क्या यही बना? पक्का यही लिखा? ओके, तो फोर फीचर का एंट्री मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 into 100 that is equal to 1 lakh rupees, 2 calls in arrears account 1000 into 40 that comes out to be 40,000, और 2 share forfeiture account 1000 into 60 that comes out to be 60,000। ओके, ये मेरा बना फोर फीचर का एंट्री, ठीक है। उसके बाद मैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का एंट्री बनाया, बराबर। उसमें मेरा एंट्री क्या होगा? मैंने कितने में शेयर्स बेचे? 90 रुपीज़ में, बराबर ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 90 कितना आया? 54,000, बराबर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 600 इंटू 10 कितना आया? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 600 इंटू 100 कितना आया? 60,000। कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद मैं करता हूँ ट्रांसफ़र का एंट्री। क्या किया ट्रांसफ़र का एंट्री आपने? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 54,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 54,000, बराबर ना। हाँ या ना? आपकी ये एंट्री गलत हो गई, ये एंट्री गलत हो गई। क्यों गलत हुई? तो ध्यान से, मैंने क्या बोला था? मैंने शेयर्स फॉरफिट किए, बराबर। उसका प्रॉफिट मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाला, बराबर। मैंने वो शेयर्स री इशू कर दिए, तो फिर मैंने जितने डिस्काउंट पे इशू किया है उसको मैंने शेयर फॉरफीचर के साथ सेट ऑफ किया, बराबर। अभी वो शेयर्स बचे हैं क्या? नहीं। तो फिर मैं वो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूँगा। हाँ या ना? हाँ, ये हमारा कंसेप्ट है। क्वेश्चन चेंज यहाँ पे क्या हुआ? ट्विस्ट कैसे आया क्वेश्चन में कि 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, मैंने री इशू सिर्फ 600 शेयर्स किए। तो मुझे कैपिटल रिजर्व में मेरे पास कितने शेयर्स नहीं हैं? 600। उसी का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है। मेरे पास 400 फॉरफिटेड शेयर्स अभी भी पड़े जिसको मैंने री इशू नहीं किया है, तो उसका फॉरफीचर का प्रॉफिट अभी भी फॉरफीचर अकाउंट में रहना चाहिए। आई बात समझ में? इसी कंसेप्ट के लिए मैं हमेशा यही करता हूँ कि थोड़ा गलत कर देता हूँ, तुम लोगों को मतलब समझ में आता है कि अपनी गलती कहाँ पे हुई है। तो ये एंट्री चेंज हो जाएगी, एंट्री अमाउंट की वजह से चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हमारा शेयर फॉरफीचर प्रॉफिट पर शेयर कितना था? 60, बराबर। और री इशू लॉस मेरा कितना था? 10 रुपीज़ का, बराबर ना। हाँ या ना? मतलब मुझे कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है? 50, बराबर ना। हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं। ये मैं जो ट्रांसफ़र करूँगा ना कैपिटल रिजर्व में, ये मैं सिर्फ फॉर 600 शेयर्स विच आर री इशूड, सिर्फ उसी का ट्रांसफ़र करूँ। जो शेयर्स मेरे पास है ही नहीं अभी, उसका फॉरफीचर का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो 1000 में से 600 मेरे पास नहीं है, 400 तो अभी तक है, तो 400 अभी भी फॉरफीचर अकाउंट में शो होता है। बात समझ में आ रही है? तो मेरी एंट्री होगी 600 इंटू 50 के हिसाब से 30,000।
24,000 अभी भी शो करेगा, 24,400 शेयर्स इंटू 60 के हिसाब से, समझा? पक्का? तो उधर चेंज कर लो। और ये वर्किंग नोट बनाओ। ये वर्किंग नोट कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। पर्टिकुलर्स, ये पर शेयर और ये री इशूड शेयर्स ब्रैकेट में 600, ठीक है? तो फोर फीचर प्रॉफिट पर शेयर 60, री इशूड शेयर पे कितना हुआ? 36,000, 600 इंटू 60 बराबर। री इशू लॉस पर शेयर 10 है ना, टोटल 6,000, देयरफॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व पर शेयर 50, रीशूड शेयर्स पे हो गया ये 30,000, ये माइनस हो ब्रैकेट में लिखेंगे। बात समझ में आई क्या? ये था अगर हमने शेयर्स ओरिजिनली पार पे इशू किए और फिर री इशू। अभी हम शेयर्स ओरिजिनली प्रीमियम पे भी तो इशू कर सकते हैं, आया ना? तो अभी वो कंसेप्ट लिखो। हेडिंग दे दो, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। Four feature of shares issued at premium, ठीक है? तो उसमें एग्जांपल ले लो। A Limited issued shares of face value ₹100 each. A Limited issued shares of face value ₹100 each at a premium of 20%. At a premium of 20%. Application 30, allotment 50, bracket में includes premium, और final call 40. Final call 40. A shareholder holding 1,000 shares failed to pay allotment and call money. Failed to pay allotment and call money. Full stop. His shares were forfeited and reissued for ₹100. And reissued for ₹100. And reissued for ₹100. ठीक है? आपको अभी 3 लेवल की एंट्री तो नहीं करनी है, मतलब मैं एंट्री चाहता हूँ खाली आपसे 3, FF, RFF और ट्रांसफर, ये 3 एंट्री चाहता। इसके लिए आपको पहले नेट इफेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी मुझे बताओ, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 50 और फाइनल कॉल पे 40, बराबर ना? एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट का आया, फाइनल कॉल का आया नहीं, बराबर ना? आया ना? शेयर्स ये प्रीमियम पे इशू हुए, मतलब ये 50 में
हमारा पास फेस वैल्यू है और प्रीमियम है। फेस वैल्यू प्रीमियम कितने का 20 है, तो फेस वैल्यू कितना हो गया 30। क्या ये पैसा आया? नहीं। ओके, अभी मेरे पास नेट इफेक्ट के लिए पता है क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट होगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल होगा और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। बात समझ में आ रही है? पक्का। बैंक में मेरे पास कितना पैसा आया, कॉल्स इन एरियर्स में कितना गया 90, शेयर कैपिटल में कितना गया 30 + 30 + 40 100, क्योंकि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू लेके जाते हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना गया 20, बराबर। ये नेट इफेक्ट हो गया, बराबर। 4 फीचर में हमको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो ये नेट इफेक्ट समझ में आ गया, तो क्या हमको 4 फीचर की एंट्री जमेगी? हाँ। फिर क्या हमको RFF की एंट्री जमेगी, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स की? हाँ। क्या हमको ट्रांसफर की एंट्री जमेगी? हाँ। फटाफट जो नेट इफेक्ट है ना, ये रफ में किधर तो लिखने की आदत डालो, इससे 4 फीचर, री इशू ऑफ 4 फीचर के एंट्रीज में आसानी होती है। तो रेशियो में शेयर का फीचर का कॉपी क्या है? नहीं आएंगे इन तो बराबर। और ट्रांसफर भी नहीं होगा ट्रांसफर कब करते हैं? रेशियो होने के बाद। तो री इशू हुआ, हाँ, फिर ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? हम कैपिटल रिजर्व में शेयर फोर फीचर का वही बैलेंस ट्रांसफर करते जितने शेयर्स हमने रीइशू किए। क्या हमने 1000 फॉरफिट किए थे? क्या हमने 1000 रीइशू कर दिए? क्या मेरे पास कोई शेयर बचा? नहीं, तो पूरे 1000 का हम ट्रांसफर कर देंगे। मैंने 1000 फॉरफिट किए थे, मैंने 600 रीइशू किए, तो फिर 600 का ही ट्रांसफर, बैलेंस ट्रांसफर हो। यहाँ पे सेट ऑफ कुछ नहीं हुआ है, तो पूरा शेयर फोर फीचर का अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे फोर फीचर की एंट्री मेरी होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 90,000, 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट 30,000। री इशू की एंट्री मेरी होगी, 100 का शेयर था 100 में ही दिया है हमने, री इशू हमने कोई डिस्काउंट पे नहीं किया, तो फिर मेरी री इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। मेरे पास कोई शेयर नहीं बचा है, तो पूरा जो शेयर फोर फीचर में 30,000 पड़ा है वो ट्रांसफर होगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 30,000। कोई दिक्कत है? नहीं? पक्का? ओके। अभी एक और एग्जाम्पल,
उसमें लिखो राइट एंट्रीज फॉर द अबाव एग्जाम्पल if shareholder failed to pay call money, if shareholder failed to pay call money, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है यहाँ से लिखे उसी तरीके से आप लिखें और नेट इफेक्ट आइडेंटिफाई करें और तीनों एंट्रीज पास करें। हाँ 100 पे सिर्फ कौन सा पैसा नहीं दिया है वो चेंज हुआ है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। अलॉटमेंट का दिया है और कॉल मनी नहीं। हाँ फेल टू पे ओनली कॉल मनी। तो आप इस तरीके से लिखे नेट इफेक्ट आइडेंटिफाई करें और फिर तीनों एंट्रीज। पैसा आने की बात है ना वो पूरी, सिर्फ कैपिटल में फेस वैल्यू जाता है। हुआ दिखाओ, नहीं ठीक है दिखाओ मत। मुझे एक बात बताओ अभी यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 50, फाइनल कॉल पे 40, अलॉटमेंट के लेवल पे प्रीमियम इंक्लूडेड है तो फेस वैल्यू 30, प्रीमियम 20। ओके, तो एप्लीकेशन का पैसा आया हाँ, अलॉटमेंट का पैसा आया हाँ, फाइनल कॉल का पैसा आया नहीं, ठीक है। तो मेरे पास बैंक में पैसा कितना आया 30 + 50 80 रुपीज़, कॉल्स इन एरियर्स में 40 रुपीज़, इक्विटी शेयर कैपिटल 100, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 बराबर। तो मेरा ये नेट इफेक्ट आया। मेरी 4 फीचर की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 40,000, तो शेयर फीचर 80,000 बराबर आया ना? हाँ गलत है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा हमने जब डाला ड्यू करने के टाइम पे डाला, अलॉटमेंट लेवल की ये जो लेवल अपन ड्यू करते हैं तब डालते हैं बराबर। अभी अगर हमको ये पैसा मिला है मतलब हमको प्रीमियम का पैसा भी मिला है
तो अगर प्रीमियम का पैसा मिला है तो उसको जब मिला तब अपन ने उसको क्रेडिट किया, ठीक है। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हम यूटिलाइज मतलब इसको डेबिट, यूटिलाइज करना मतलब इसको डेबिट हम सिर्फ कुछ रीजंस के लिए ही कर सकते हैं। वो रीजंस कंपनीज एक्ट में बताए गए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटीज और उसमें ये फोरफीचर के टाइम पे अगर प्रीमियम का पैसा आपको मिला है उस टाइम पे आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। मतलब क्या कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप रिवर्स करते समय डेबिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इट इज नॉट अलाउड एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये मैं अभी अपना फाउंडेशन का क्लास हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो 12th के लेवल पे मैं नॉर्मल क्या बोलता हूँ कि अगर मुझे ये पैसा मिला है तो ये तो मेरा प्रॉफिट का पैसा है, मुझे अगर मिला है तो मैं कमाया हुआ प्रॉफिट वापस दूंगा क्या? नहीं दूंगा, तो मैं इसको डेबिट नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? इसके पहले वाले एग्जांपल में अलॉटमेंट का पैसा आया ही नहीं था, हमने सिर्फ प्रॉफिट बुक करके रखा था, मिला नहीं है, प्रॉफिट बुक किया है वो मिला नहीं है, उसको रिवर्स करो। प्रॉफिट बुक किया और वो मिल गया, भाई कैसे दे? नहीं दे सकते। ये हो गया सिंपलेस्ट लॉजिक एक तो। लेकिन अगर सिलेबस के हिसाब से बोला जाए तो कंपनीज एक्ट में कुछ रीजंस दिए, कुछ चीज़ें, कुछ बातें बताई गई है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूटिलाइज कर सकते हैं और उसमें ये वाली चीज़ नहीं है। मतलब जो कंपनीज एक्ट में प्रोवाइडेड है सिर्फ उसी के लिए अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, बराबर। तो ये उस लिस्ट में नहीं है, मतलब अपन यहाँ पे उसको डेबिट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है पता है, जब नेट इफेक्ट बनाएंगे ना तो ये सिक्योरिटीज़ का जो 20 रुपीज़ है ये यहाँ से नेट इफेक्ट लिखना पूरा, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 रुपीज़ ऐसे कट कर देना और वो बैंक में से माइनस करना, और वो बैंक में से माइनस करना। मतलब मेरे पास बैंक में कितना रहा अभी, बराबर 60 40 100 जर्नल एंट्री टैली हो रही, समझ रहे हैं? ये अपने को नेट इफेक्ट में करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो फोर फीचर की एंट्री प्रॉपर पास कर सकेंगे। अभी मुझे फोर फीचर की एंट्री वेरी गुड, ये एंट्री पास करो। पास किया, उसके बाद रीइश्यू का एंट्री कोई चेंज नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1। ट्रांसफर का एंट्री अभी इसमें भी अगर कम शेयर्स कम में इशू किया है तो फिर वो डिस्काउंट सेट ऑफ होगा उसके साथ और फिर फोर फीचर में जितना बचेगा और उसमें भी अगर कम शेयर्स जितने फोरफिट किए उससे कम इशू किए तो वो एडजस्टमेंट ध्यान में रखना। हाँ, वो वाली एडजस्टमेंट ध्यान में रखना, वो वाला अपना वर्किंग टेबल वो वर्किंग नोट ध्यान में रखना। सारी बात समझ में पक्का? हाँ, तो मतलब अगर मैं फोर फीचर करूँगा तो उसके एंट्रीज जो है वो मेरे पास 3 टाइप्स के आते हैं। एक, अगर मैंने शेयर फोरफिट किया है, जो शेयर मैंने पार पे इशू किए थे। एक मैंने प्रीमियम पे इशू किया था, लेकिन प्रीमियम में 2 बातें आती, प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है, बराबर ना। तो एक छोटी सी समरी जो फोर फीचर की एंट्री अपने को बताएगी, मतलब ये फोर फीचर और रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, ये भी टॉपिक अपना आज खत्म। क्लास के एग्जांपल्स के साथ नोट्स वाले जो एग्जांपल्स है ये आपको होमवर्क होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क होगा। बस क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क होगा। नहीं, वो क्वेश्चन क्लास में करेंगे। यहाँ पे क्या था कि सिर्फ जितने फोरफिट किए उसी के रिलेटेड एंट्रीज कर देते हैं। वो वाला जो क्वेश्चन है ना, वो अब देखो मे 19 में 15 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स इतने इशू किए हैं, एप्लीकेशन इतने मिले, उसमें से एक शेयर होल्डर के पास इतना उसने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने इतने पैसे नहीं दिए, उसका फोरफिट हुआ, उसका रीइश्यू हुआ, समझ रहे हो? तो ये अपन क्लास में करेंगे कल। तो कल अपने पास बेसिकली 3 ही एग्जांपल है। एक अपने को ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट देखना है, उसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो अपन ने छोड़ा है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट का क्वेश्चन, और आपके लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट दिया था उसमें मैं अभी वही क्वेश्चन देख रहा था। यहाँ पे
ये पूरा क्वेश्चन अभी अपन आप मतलब कल का लेक्चर, ये कल का क्वेश्चन नंबर 10 अगर अपना कंप्लीट हो गया ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 ये कल आप कर सकते हो खुद से। और ऐसे क्वेश्चंस आए मैं तो बोलता हूँ इजी है, चैप्टर इजी है या नहीं है, बहुत इजी है, सेम एंट्री में वापस सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने होते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ ट्रिक्स है अपने पास, जैसे हम नेट इफेक्ट बना रहे हैं उसको रिवर्स कर दो, ये सब ऐसा। तो 4 फीचर समरी ऑफ फोर फीचर एंट्री, ठीक है। यहाँ पे लिखो इशूड एट पार, यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ना, इशूड एट पार, फिर इशूड एट प्रीमियम, उसमें प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड एंड प्रीमियम इज रिसीव्ड। हम पहले लिखेंगे नेट इफेक्ट, और वो डिसाइड करता है कि हमारी 4 फीचर की एंट्री क्या होगी। इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, तो मेरी नेट इफेक्ट मेरा नेट इफेक्ट होता है बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर। और इसका मेरा 4 फीचर का एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, ठीक है। इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड या प्रीमियम इज रिसीव्ड, दोनों में मेरा नेट इफेक्ट सेम होगा। तो पहले अपन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड का करते, बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इसका मेरा 4 फीचर का एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। और अगर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम है और प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो भी मेरा नेट इफेक्ट क्या होगा, बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कट करेंगे और बैंक में से माइनस करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट इज इक्वल टू बैलेंस, ठीक है। और मेरा इसका 4 फीचर का एंट्री होगा, अभी बचा मेरे पास सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। समझ में आ गया पक्का, कोई दिक्कत है? ये 4 फीचर के एंट्री में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, री इशू का फिर भी कर लेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम किधर जाता, 4 फीचर वाले एंट्री में और ट्रांसफर वाले एंट्री में। री इशू के एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है, जा सिंपल है। तो ये तुमको एकदम सही तरीके से बताएगा कि एंट्री क्या करनी है, सिर्फ हमको नेट इफेक्ट आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। पार पे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम पे है तो एक चेक पॉइंट आता अपने लिए, क्या प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है,
क्योंकि उसके हिसाब से हमारा नेट इफेक्ट का कैलकुलेशन चेंज होता है और उसकी वजह से फोरफीचर एंट्री चेंज होती है। समझा? पक्का? 7 और 8 होमवर्क रुकते हैं आज।